दोस्तों कल ही हमने बातचीत की थी कि क्या निफ्टी ब्रेकडाउन देगा। देखो सिचुएशन कुछ ऐसी देखने को मिल रही है, निफ्टी अब गिरते पड़ते अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। जबकि यूएस मार्केट ठीक है, एशियन मार्केट भी ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडियन मार्केट के ऊपर कुछ ट्रिगर्स हैं जो नेगेटिवली प्ले कर रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रिगर भी है, इंटरनेशनल ट्रिगर भी है। निफ्टी ने 126 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, 0.53% की बंदी। निफ्टी बैंक नीचे है, मिड कैप स्मॉल कैप तीनों 1-1% नीचे आके बंद हुआ है। यूएसडी की बात करें तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। स्टॉक्स हम देखें तो मैक्सिमम स्टॉक्स आज नीचे गए हैं। तो ऐसे में काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज नीचे गए हो गए, क्योंकि जस्ट दो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल और मीडिया, जो प्लस में गए थे। बाकी सब लाल निशान में आके बंद हुए, चाहे आईटी हो, बैंक्स हो, सरकारी बैंक्स हो, या मेटल हो, या फिर फार्मा हो। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कल मार्केट बंद हुआ था गिफ्ट निफ्टी के बेसिस पे 0.30% नीचे। ठीक है, उसके बाद में हम आज देख चुके हैं एशियन मार्केट को खुलता हुआ, जो कि प्लस में खुले हैं। सुबह 6 बजे का डेटा है, जिसमें कोस्पी आप देखोगे तो 3% ऊपर है, निकाई भी 1% के आसपास तेज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो चीन के मार्केट से 1-1% के आसपास ऊपर गए थे। लेकिन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 0.38% नीचे खुलता है और क्लोजिंग बेसिस पे और भी नीचे आके बंद होता है। इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जो नेगेटिवली प्ले कर रहे हैं, जिसमें एक प्रोटेस्ट भी अब ऐड हो चुका है। क्रूड का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, वो एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है इन्फ्लेशन को लेकर। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंडियन मार्केट को काफ़ी नीचे पुश कर रही है। देख सकते हैं दोस्तों, ट्रंप ने कल धमकी दी थी कि जैसे ही कोई भी शिप के ऊपर अटैक करेगा तो हम पावर प्लांट और जो भी उनके ब्रिजेस हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। अब हुआ क्या है, अटैक हो चुका है शिप्स के ऊपर। फर्स्ट आप देख सकते हैं हाउदीज ने हिट किया है शिप को रेड सी के अंदर, और यूएस मिलिट्री बूस्ट कर चुकी है अपनी कैपेसिटी। ईरान क्योंकि अटैक भी कर चुका है जॉर्डन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें और भी अगली हो सकती है, और भी एस्केलेट हो सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टैंकर्स थे सऊदी के, जहाँ पे हाउदीज ने यानी यमन ने अटैक किया, जो कि ईरान के साथ है। साथ में ईरान ने सीज किया है जो डैमेज डायनाकॉम का टैंकर था जिसमें आग लग गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको ईरान ने सीज भी कर लिया है। तो चीज़ें अब आगे बढ़ चुकी है, हो सकता है कुछ मेजर अटैक्स हम देखें यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर। फिलहाल आप देख सकते हैं इस न्यूज़ के बाद से ही क्रूड ऊपर जाना शुरू कर चुका है, तकरीबन $100 पर बैरल तक अब ये पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम आपको पता ही है, ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पिछले कुछ मंथ या वीक्स के हाई पर अभी क्रूड चल रहा है, और चांसेस काफ़ी हाई है कि ये $100 के भी ऊपर चला जाए। क्योंकि वीकली चार्ट में आपको बता चुका हूँ, उसमें स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल देखने को मिला है, और एक अनयूजुअल मूव हमने देखा था, जिसके बाद में ट्रंप ने कुछ सूचना दी थी। ट्रंप भी चाह रहा था कि क्रूड के प्राइस ऊपर जाए। ट्रेडिंग अभी चल रही है ऑब्वियस है बड़े प्लेयर्स की, और क्रूड अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो जितना क्रूड ऊपर जाएगा उतना ही प्रेशर निफ्टी पर रहेगा। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। निफ्टी फाइनली अपने सपोर्ट पर आ चुका है। ये सपोर्ट टू रेसिस्टेंस हम निफ्टी को देख रहे थे चलते हुए, काफ़ी टाइम से ये लेवल एक्टिव था, साइडवेज मार्केट था। अब ऐसा नहीं है सपोर्ट पाने का मतलब है कि निफ्टी गिरेगा ही। पहले भी निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में तेजी, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में तेजी। ये सपोर्ट देखते हैं किस तरह से काम आता है। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे आता है यानी सपोर्ट ब्रेक करता है, तो अगला सपोर्ट आपको यहाँ से तकरीबन 670 पॉइंट्स नीचे देखने को मिलेगा, जो कि मोटा मोटी 3% नीचे है। ठीक है, वैसे करके हम बोलेंगे कि निफ्टी अब अप ट्रेंड में नहीं है। अब तक निफ्टी ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी तेजी मिलेगी, बट अभी हम ये बोल सकते हैं कि जितना क्रूड ऊपर जा रहा है उतना इम्पैक्ट निफ्टी पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब निफ्टी यहाँ से गिरेगा तो टेक्निकली निफ्टी वीक होगा, शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से मार्केट को और नीचे जाने में मदद मिलती है। सब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक डेटा जो कि E2E की तरफ से मिला है। आपको पता है यहाँ पे आज 5% सर्किट लगा है। पिछले कुछ दिनों से हम अच्छी तेजी देख पा रहे हैं, क्योंकि नंबर्स बहुत कमाल के थे। अब देखो नंबर्स जब भी अच्छे आते हैं ना, तो फायदा किसका होता है, जो Q1 से पहले बैट करता है। अब दो चीज़ हो सकती है, या तो स्टॉक ऊपर या स्टॉक नीचे। अब E2E में इन्वेस्टर्स का फायदा हो चुका है। अगले कुछ वीडियोस में देखेंगे कई इन्वेस्टर्स के पैसे अटक चुके हैं, स्टॉक LC में जा चुके हैं, लोअर सर्किट में जा चुके हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए। साथ में कंपनी ने आज सुबह गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी दी है। देख सकते हैं मार्जिन अभी क्या हुआ है, 75% तक पहुंच चुके हैं Q1 में। कंपनी कहती है कि कंसीडर करो सस्टेनेबल ओवर द मीडियम एंड पोटेंशियल लॉन्ग टर्म
ड्यू टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन, यानी जो प्रॉफिट के मार्जिन है आपको आगे भी अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। साथ में आप देख सकते हैं मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है वो सस्टेनेबल है, मार्जिन अच्छे हैं। साथ में जो कंपनी का काम है, जो कंपनी के पास में डील्स है वो लॉन्गर टर्म के लिए है, तो रेवेन्यू की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ तक भी सब सही है। अब देख सकते हैं डे चार्ट के ऊपर आप स्टॉक को अगेन एक ब्रेकआउट करता हुआ रिजल्ट के बाद से कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगा रहा है, पिछले 2 सर्किट्स लग चुके हैं इंक्लूडिंग दिस डे, और स्टॉक अच्छा कर रहा है, अच्छा मोमेंटम है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इनसाइडर को देखो पहले से पता चल जाता है, तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में वो पैसे लगा देता है, और यही अपने को देखना होता है कि वॉल्यूम्स कैसे हैं। जैसे कि यहाँ से स्टॉक जब ऊपर चला था जिसमें नेट वेब नहीं कर रहा था अच्छा, अनंत राज भी अच्छा नहीं कर रहा था, बट ये चल रहा था, तो मैंने आपको ये कहा था कि अभी कोई न्यूज़ नहीं है, मुझे नहीं पता है कि क्या रीज़न है इसके पीछे का, लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो हमको नहीं पता है, और वही चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है तो 10% का गैप है। अब ये गैप तो ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा, हो सकता है 2 सर्किट्स लगे, उसके बाद में देखते हैं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली सर्किट है, ऑब्वियस आप बाय नहीं कर पाओगे, बट सीखने की बात है कि रिजल्ट से पहले अगर आप बैट लेना चाहते हो तो कुछ बैट आपकी सही भी जाएगी, और वो इतनी सही जाएगी कि उसमें बहुत कम टाइम में अच्छे पैसे बनेंगे, बट इसी के अपोजिट चीज़ें भी जा सकती हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, यहाँ पे रिस्क कम है, बड़ी कंपनी है, निफ्टी का पार्ट है, एटर्नल। स्टॉक ने आज जस्ट 1% की तेजी से क्लोजिंग दी है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया था, कल हमने नंबर्स देखे बहुत अच्छे थे, गाइडेंस वगैरह भी सब कुछ सही थी। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, जो ब्रोकिंग कंपनीज है वो इसको लेकर ओवरवेट है, यानी कोई 390 का टारगेट देता है, कोई 506 का टारगेट देता है, कोई 415 का टारगेट देता है। ठीक है, और अभी स्टॉक का प्राइस है 290 के आसपास, तो टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब देखो टारगेट से काम चलेगा नहीं, रेसिस्टेंस सपोर्ट देखना होता है, नंबर्स कैसे गए वो देखना होता है, रिएक्शन देखना होता है। सो आ जाइए प्रॉफिट बुकिंग, ये आपके सामने है वीकली चार्ट। सो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा डिटेल में, ये पिछले 3 हफ्तों का जो हाई है वो ये है, यानी यहाँ तक स्टॉक पहुँचता है फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, और ये वही लेवल है जहाँ से पहले भी कई हफ्तों तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, क्योंकि ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार रेसिस्टेंस बन चुके हैं, दोनों बार स्टॉक यहाँ से नीचे गिर चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, काफ़ी हैविली शॉर्ट भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। सो जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी इसमें अच्छी तेज़ी बन चुकी है, अब हो सकता है कुछ खास तेज़ी नहीं हो, या फिर कोई बहुत तेज़ी वाली, ये जो हम बोल सकते हैं इस पेस के हिसाब से जो तेज़ी है शायद वो नहीं हो, लेकिन हाँ अगर ये रेसिस्टेंस टूटता है तो फिर हाई चांसेस हो गए अगले रेसिस्टेंस तक पहुँचने के। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है नैम इंडिया। कल इसके रिजल्ट हमने देखे थे, रिजल्ट थे कुछ खास नहीं, 48 की वैल्यूएशन पर 24% की ग्रोथ, जबकि 25 की वैल्यूएशन पर 25% की जो ग्रोथ थी वो कैनेरा रोबेको ने दी थी, तो इसके हिसाब से कुछ खास परफॉर्मेंस ने नहीं किया था। सोचा था हमने गिरेगा, तो आज 4% के साथ में नीचे है। अब देखिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दी है सुबह 9 बजे के आसपास, उसका भी कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं है। गाइडेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रहा है, यानी उम्मीद कर रहा है कि अदर एक्सपेंसेस, सैलरी जो देते हैं फंड मैनेजर को वो तो अनचेंज रहेगी, लेकिन उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 18 से लेकर 20% बढ़ सकते हैं अगले 6 से लेकर 8 क्वार्टर तक। ठीक है, क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी टेक्नोलॉजी में, ब्रांड एक्टिविटी में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो ये एक प्रॉफिट के मार्जिन्स के ऊपर हिट करेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस के अंदर भी थोड़ी सी जो प्रोजेक्टेड यील्ड होती है उसमें ड्रॉप एंटिसिपेट किया है। इसका मतलब क्या है कि जब भी एयूएम का साइज इंक्रीज करता है तो सेबी के रूल के हिसाब से इन जो फंड मैनेजर्स है या जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इनको जो अपनी फीस होती है, एक्सपेंस रेशियो होता है, उसको थोड़ा कम रखना पड़ता है। जितनी बड़ी एयूएम उतना ही कम एक्सपेंस रेशियो, कोशिश यही करते हैं रूल्स के हिसाब से। तो उस हिसाब से क्या होगा, थोड़ा सा इनका जो भी सेल्स है वो थोड़ी कम आएगी। ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे मैनेजमेंट ने थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए कहा है। लेकिन दोस्तों आपको बताइए कि चीज़ें
किस तरह से चलती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, 30% भी स्टॉक गिर चुका है, 40-50% भी गिर चुका है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कल मैं आपको चार्ट के बेसिस पे बता चुका था। साथ में आप देख सकते हैं कि एक जो नया प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट के अंदर, SIF, जिसको सबसे पहले कॉन्ट ने लॉन्च किया है। म्यूचुअल फंड्स में बात करें इंडिया के अंदर, बाकी कंपनीज भी लॉन्च कर रही है, तो ये कुछ अलग ऑफरिंग्स लेके आएगा और इसकी वजह से पैसा अट्रैक्ट होगा और फंड्स के अंदर पैसे आएंगे। कुछ पार्टनरशिप करेगी कंपनी DWS के साथ में, जो अट्रैक्ट करेगा मोर यूरोपियन कैपिटल टू इंडिया। ये अच्छी खबर है। आप जानना चाहते हो SIF कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड अच्छा है या SIF अच्छा है, डिटेल में क्या बारीकियाँ होती है, ठीक है, तो कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा वीकेंड पे या जब भी पॉसिबल होगा इसको डिस्कस करने की। तो स्टॉक प्राइस हम देखें तो अभी तो फिलहाल कुछ खास नीचे नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं एटलीस्ट 10% नीचे अगले सपोर्ट को लेने के लिए। इसके बाद में दोस्तों एक और कंपनी देखते हैं, SRF। आज 8% क्रैश है। कल हमने इसके रिजल्ट देखे थे, बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ओपन मार्केट में इसके रिजल्ट आए थे, फिर भी स्टॉक गिरा। हमको नहीं पता था क्या सीन हो गया। एक्चुअल सीन दोस्तों अभी सामने आता है, जिसमें कंपनी ने गाइडेंस दी है 11 बजे के आसपास। आज आप देखोगे तो स्टॉक 11 बजे के आसपास एक ड्रॉप दर्ज कर चुका था, और उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी रिड्यूस कर चुकी है आउटलुक ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस कॉल। एक्सपेक्ट करिए Q2 काफ़ी लोअर, यानी Q1 के कंपैरिजन में Q2 खराब जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें इनसाइडर को पहले से पता होती है, हमारे पास में न्यूज़ बाद में आती है, तो प्राइस एक्शन हम देख लेते हैं। और मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों अच्छे होने चाहिए, तब जाके कुछ करना होता है। टेक्निकल खराब है, फंडामेंटल अच्छे हैं, यानी कोई ऐसी न्यूज़ है जो आपको अभी पता नहीं है, लेकिन आगे चल के पता चलेगी। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं नोट किया कंपनी ने, डिक्रीज्ड वॉल्यूम इन फार्मा केमिकल, तो वो सब ठीक है, लेकिन Q1 से वीक Q2 जाएगा ऐसा मेंशन कर रखा है। Q1 वीक नहीं था, अच्छा ही था, बट उससे थोड़ा सा कम जाएगा, और ऐसी न्यूज़ आती है तो फिर मार्केट उसको नेगेटिवली देखता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, स्टॉक अगले सपोर्ट के लिए देखता है, जो कि प्रीवियस सपोर्ट था, जो ये था 10% नीचे है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ 10% नीचे या 20% ऊपर, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होगा कि स्टॉक वहीं पे जाके रुकेगा या वहाँ तक पहुँचेगा। जस्ट अपनी रिसर्च में ये सब चीज़ें शामिल करनी होती है, ताकि हम भी एक्सपेक्ट करें स्टॉक से लॉजिकली, जैसे कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट एक्सपेक्ट करता है, फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरह से हम भी अपनी पोर्टफोलियो की जो भी कंपनी है या फिर जो भी स्टॉक्स है उससे एक्सपेक्टेशन सेट करके चले। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप देखना, काफ़ी सारी कंपनीज हमने यहाँ पे कवर की है जो आज नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।